नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुआड़ी और स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम मन की बातें में। भारत में हर 4 में से एक युवा अब शादी से दूर होता जा रहा है। शादी का ये पवित्र बंधन अब युवाओं को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी में पाबंदी सा लगने लगा है। इसलिए अब कुछ युवा शादी करना ही नहीं चाहते और कुछ युवा केवल लिव इन में रहना चाहते हैं, जिस वजह से भारत की संस्कृति एवं पारंपरिक ढांचे में किस तरह से बदलाव आ रहा है। आइए इस मुद्दे पर खास बातचीत करते हैं हमारी खास मेहमान के साथ, अपर्णा जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि बीते कुछ वर्षों में भारत में एक बदलाव देखने को मिला है कि आज की महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुषों से आगे बढ़ती जा रही हैं। वो केवल शादी को ही अपना जीवन न मानकर अपनी जॉब को भी प्राथमिकता दे रही हैं। तो इससे कितना बदलाव आया है शादी के उस पारंपरिक ढांचे पर? पारंपरिक ढांचा था वो तो सदियों से जो ढांचा चला आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस ढांचे में बदलाव आया है, मगर हाँ, लोगों की उस ढांचे को या उस स्ट्रक्चर को निभाने के तरीके में बदलाव आया है। तो जब आप शादी का गठबंधन देखते हैं तो वो तो गठबंधन जैसे पहले चला आ रहा था उसी तरह का है। आप जिम्मेदारियां लेते हैं, फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो सारा उस गठबंधन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो जिम्मेदारियां आ रही हैं आगे। मगर जो लोगों का नज़रिया है शादी को लेके, दोनों का, यंग लड़कियों का भी या यंग बॉयज़ का भी जो नज़रिया है शादी को लेके, वो ये हो गया है, स्पेशली लड़कियों का नज़रिया ये हो गया है कि हमें सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंस चाहिए। और वो इंडिपेंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले जब शादियां होती थी, जिसको आप पारंपरिक कहते हैं, या आज से 10 साल पहले की बात है या आज से 15 साल पहले की बात है, या हम 2 डेकेड्स ले लेते, 20 साल पहले की बात है, उसमें औरतें काम पर बाहर नहीं निकलती थी। वो काम पर बाहर निकलती थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी और एक को एग्जिस्टेंस थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी लेडीज़ बाहर निकलती थी, को एग्जिस्ट करती थी। मगर अब इन टुडेज़ टाइम ऐसा हो गया है कि लड़कियां अगर इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ, अगर जो लड़कियां शायद काम नहीं भी कर रही हैं या बाहर जाके, उनको भी ये हो गया कि एक इंडिविजुअलिस्टिक एग्जिस्टेंस, जिसमें कि उनको अपने तरीके से रहना, अपने तौर तरीके से अपने घर को चलाना। ज़रूरी नहीं है कि वो तरीका या वो तौर तरीके गलत हैं। अगर हमें फ्रीडम मिलनी है, तो अगर हम शादी के गठबंधन में भी हैं, तो ये एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। पार्टनरशिप में ऐसा होना चाहिए कि दोनों इंसान जो इस शादी के गठबंधन में हैं, हस्बैंड और वाइफ, दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, घर को देखना, समझना, अगर बच्चे हो गए हैं, बच्चों की परवरिश, अगर कोई मेहमान आता है घर में, तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से 15 साल पहले या 2 डेकेड्स पहले ऐसा नहीं था। अगर घर में गेस्ट आया है या मेहमान आए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर लेडी ऑफ द हाउस या वुमेन की होती थी या वाइफ की होती थी। बट नाउ उनको, लड़कियों को लगता है कि नहीं, इट हैज़ टू बी एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, दूसरा और भी एक बात है कि जो इन टुडेज़ टाइम जिन बच्चों का नर्चरेंस हुआ है, जिन लड़कियों का, नॉर्मली मैरिजेबल एज 23 साल से शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे जल्दी भी करना चाहते हैं, या कुछ फैमिलीज़ में लड़कियों की शादी 18 साल के, वोटिंग राइट्स हमारी 18 ईयर्स के हैं, तो आफ्टर 18 ईयर्स आप एडल्ट हो जाते हैं और यू आर ऑफ अ मैरिजेबल एज। तो उसमें कई फैमिलीज़ में हो जाती है, मगर अब वो रेयर हो गया है। एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, अ लॉट ऑफ गर्ल्स स्टडी आफ्टर दैट ऑल्सो, कि उनकी शादी 20-21 साल में हो गई है, किसी तरह का कोई पाबंदी घर में नहीं है, हस्बैंड से नहीं है, फैमिली से नहीं है, तो वो पढ़ के फिर धीरे धीरे करके एक इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है, नौकरी करें तो गेन कर सकती हैं। मगर जहाँ तक उनकी थिंकिंग है, वो इंडिपेंडेंट शुरू से होती है, वो 20 साल की उम्र से भी होती है कि हाँ, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, एंड उसका सपोर्ट उनको पार्टनर्स से मिलता है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, मगर आपकी नज़रिया, आपकी थिंकिंग, आप जिस तरह से लाइफ लीड करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप इन लॉज की या और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली है जो हस्बैंड की है, या आपकी फैमिली है, हस्बैंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते या वाइफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, मगर वो शायद एक रेगुलर फीचर नहीं, जैसे कि पहले माना जाता था कि इट कम्स, इट्स लाइक अ पैकेज, कि आपकी शादी हुई है तो आपके इन लॉज, आपके यंगर ब्रदर इन लॉज हैं या आपकी सिस्टर इन लॉज हैं, वो सब ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाता था कि वो सब लोग साथ में रहेंगे। आपका जो सवाल है उस पर मैं जाती हूँ कि
इंसान का शादी को लेके परसेप्शन आज से 15 साल या 20 साल पहले क्या था और परसेप्शन आज क्या है, उसमें बदलाव आया है। मगर जहाँ तक कि अगर हम ओवरऑल या बड़े शादी के ढांचे को देखें तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया। उसमें अगर जो उस रिलेशनशिप में जाता है वो ये सोच के जाता है कि इस रिश्ते को हमें निभाना है, वो ये सोच के नहीं जाता कि ये रिश्ता आज को बनेगा और कल को टूटेगा। मगर हाँ, एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एक पार्टनरशिप की भावना होनी चाहिए। एक ये भी कई बार होता है, अगर आप कुछ लोगों को देखें तो उनके अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस एज़ फार एज़ उनकी अपनी फैमिली कंसर्न है, पेरेंट्स हैं या उनकी और एक्सटेंडेड फैमिली है, वहाँ पर अगर वो ये देखते हैं कि ये पार्टनरशिप बेहतर तरीके से नहीं निभ रही एंड उसकी वजह मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो वो लोग थोड़ा संकोच करते हैं शादी के इस ढांचे में, इस स्ट्रक्चर में आने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप की हम लोग आई थिंक उसको बहुत लूजली या थोड़े नज़रिया हमारा बहुत पॉजिटिव उसकी तरफ नहीं होता है, बट हमें ये और ये चीज़ अब काफ़ी नज़र भी आने लगी है हिंदुस्तान में। आई रियली वुडंट से कि वेस्टर्न कल्चर को एप कर रहे हैं, बट हाँ, शायद जो यंगस्टर्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनको ये फील होता है कि बिफोर वी एक्चुअली गेट मैरिड, ये हम प्लंज लें, इट इज़ बेटर टू गेट टू नो ईच अदर। रिश्तों में रह के हार्ट ब्रेक का होना, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, मेंटल स्ट्रेस, ट्रस्ट इश्यूज और शादी के बाद डाइवोर्स रेट्स का बढ़ना, तो क्या ये सब मुख्य कारण है जिससे युवा आज शादी के नाम से ही घबरा गया है? देखिए, ये सारी चीज़ें तो पहले भी होती थी। इट इज़ नॉट दैट कि लोग शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे के साथ, आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि हाँ लोग खुशी रहते थे। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो अगर लोग इस चीज़ों को के बारे में बात कर रहे हैं और इस चीज़ों की वजह से उस चीज़ को थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें सोसाइटी में देखी है, इमर्ज होती हुई देखी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने शायद अपने परिवार में ही देखा होगा, हो सकता है उनके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत कंड्यूसिव ना हो, या परिवार में और लोगों को देखा हो जहाँ पर शादी के बाद में रिश्ते बहुत बेहतर निकल के नहीं आए हों, एंड वो वजह हो सकती है कि हाँ ठीक है, हम डिले करना चाहते हैं या पोस्टपोन करना चाहते हैं या शादी नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक इंडिविजुअल रीजंस होते हैं। जो और चीज़ नज़र आ रही है, आई थिंक ग्लोबलाइजेशन का भी इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। उससे इंसान के अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ गई है, कंपेटिटिवनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसा नहीं कि लोग पहले कंपेटिटिव नहीं थे, मगर वो कंपेटिटिव एक अपने बहुत ही कंफर्टेबल दायरे में थे। अब कंपेटिटिवनेस ग्लोबली बढ़ गई है, उससे इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई हैं, फंडामेंटलिस्टिक एटीट्यूड भी लोगों का हो गया है, ट्रैवल इजी हो गया है। हिंदुस्तान से लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके या वहाँ से लोग इंडिया आके काम करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि दे आर कॉन्स्टेंटली इन कनेक्शन विद पीपल फ्रॉम द अदर नेशंस, तो वो डिस्टेंसेस कम हो गए हैं। बट जहाँ तक इमोशनल रिलेशनशिप का में, उसमें डिस्टेंसेस हो गए। कई बार हम इतने पोलराइज हो जाते हैं, हम इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि हम सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, काम के प्रति हमारा फोकस हो। सो आई थिंक व्हाट आई फील इज़ कि लोग अब चीज़ों को थोड़ा बैलेंस, मल्टीटास्कर्स तो अपने आप को बुलाते हैं, मगर शायद बैलेंस उतने अच्छे से नहीं कर पाते। एंड उसकी वजह हो सकती है कि इनसिक्योरिटी हो, एक बहुत ज़्यादा मतलब आइडियलिस्टिक सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस हो कि नहीं, मुझे यहाँ भी होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, और अपने पार्टनर के अंदर भी वो वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आइडियलिज्म इज़ नॉट अ बैड थिंग, मगर वो आपकी रियलिटी के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट हो, बैलेंस्ड हो तो ठीक है, मगर अगर आपकी रियलिटी के साथ बैलेंस नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से हिंदुस्तानी परिवारों के ढांचे में परिवर्तन आए हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ का आ जाना, लिव इन कल्चर बढ़ना, तो क्या युवाओं को शादी के अलावा भी अब ऑप्शन मिल चुका है? शादी के अलावा का ये ऑप्शन नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली सेटअप जो है उसमें जॉइंट फैमिली सेटअप से न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में उसके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। नेगोशिएबिलिटी बिटवीन पार्टनर्स बेटर हो जाती है, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वो बेटर हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी बहुत पॉजिटिव होता है कि आप नेगोशिएबिलिटी से, अगर आपके
दूसरा पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, तो और फैमिली मेम्बर्स थे जो उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते थे, आप किसी और के साथ जाके बात कर सकते थे। तो आपको ज़रूरी नहीं था कि आपकी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, आपके इनफॉर्मल सेटिंग में भी आपका कोई बड़े होते थे, उनके साथ आपने बात करी, आपको एक एटीज़ एनवायरनमेंट मिला या एटीज़ कॉन्वर्सेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, आप अपने पार्टनर को बेटर समझते। सो दैट इज़ रियली नॉट द रीज़न कि लोग शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते, बट ये रीज़न हो सकता है कि लोग शायद रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि क्या हम तैयार हैं रिश्तों की जिम्मेदारी लेने के लिए, एंड वो वजह होनी चाहिए। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में है कि पूरी तरह से रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आप नहीं लेते। इट इज़ लाइक यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, एंड वो फ्रीडम थोड़े समय तक तो बहुत अच्छी लगती है, बट उस फ्रीडम में जब आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर वही कर रहा है जो उसका जी कर रहा है, और आप उसके साथ रह रहे हो और वो जो कर रहा है उसके आप भागीदार नहीं हो, या पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मगर उस रिश्ते को एंड करना ज़्यादा आसान होता है। शादी के रिश्ते को एंड करने में लीगल रिकोर्स थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ यंग कपल्स आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड चॉइस फॉर नॉट हैविंग चिल्ड्रन, एंड वो जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन बच्चे नहीं करने का कर रहे हैं, एंड एज फार एज मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनको हमेशा ये लगता है कि अगर हम बच्चे करेंगे, हर इंसान चाहता है कि बच्चों की परवरिश या नर्चरेंस अच्छे से हो, वो हम कैसे करेंगे, बिकॉज हम न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में हैं। मैम, भविष्य में क्या होने जा रहा है? क्या युवाओं की अब पहली पसंद लिव इन होगा और वो सदियों से चले आ रहे शादी के इस पारंपरिक रीति रिवाज को हमेशा के लिए भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इंसान का व्यू सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चॉइस ऑफ ए लिव इन रिलेशनशिप के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। वांटिंग टू गेट मैरिड और कन्वर्ट दैट रिलेशनशिप इनटू मैरिज, उसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो जहाँ तक जो मैं पहले कह रही थी, वही मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि अगर मैंने किसी इंसान ने लिव इन रिलेशनशिप को चूज़ किया, और आप हमेशा चॉइस उसी के साथ करेंगे ना जिसके साथ में आपको लगता है कि हाँ किसी तरह की सेम्बलेंस है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स। आपको लगता है कि हाँ मैं इस इंसान के साथ रह सकता हूँ क्योंकि इसके बिहेवियर्स जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं, ये जिस तरह से सोचता है, ये सोचती है, या इसकी इमोशनैलिटी से मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ, या हम दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी, तभी आप ये चीज़ें सोचेंगे, है ना, तभी आप सोचेंगे कि हम साथ में रहते हैं, रिश्ता बनाएंगे। पहले रिश्ता बनेगा, फिर चलो हम लोग एक साथ रहने लगते हैं। जब हम एक साथ रहने लगते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, बट समझने के लिए एक साथ रह रहे हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए एक साथ रह रहे हैं। एंड उस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं डिप्लीट हो जाती है या डिफेक्टिव हो जाती है, एंड उस चीज़ों के बहुत सारे रीजंस होते हैं। थैंक यू मैम। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल कर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हमने बात करी इस बेहद ही खास मुद्दे के बारे में। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आइज़म्स टीवी। नमस्कार।